और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मुसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइफ़र केस की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र लीक केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फ़ैसला सुनाया है। तो सबसे पहले तो इस फ़ैसले के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो बरियत का फ़ैसला है इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी का, क्या किसी डील का नतीजा है या कोई ढील हुई है जिसके नतीजे में ये बरियत का अचानक इतना बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और दूसरा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलों पर समाअत होती रही, इस प्रोसीडिंग के दौरान जो एफआईए की प्रोसिक्यूशन टीम का जो रोल था, क्या वो रोल प्रोसिक्यूशन की टीम ने अदा किया? प्रोसिक्यूशन के दलाइल में क्या कमज़ोरी थी, क्या सुकम था, और हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए प्रोसिक्यूशन की टीम ने क्या ब्लंडर किया जिसके नतीजे में ये बरियत का इतना बड़ा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आया है। और इस नुक्ते पर भी नाज़रीन हम बात करेंगे कि चले हाई कोर्ट से तो बरियत हो गई इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की, लेकिन अगर ये फ़ैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट में बरियत का ये फ़ैसला रिवर्स होने के कितने ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद जो हमारी दीगर ख़बरें हैं, जो जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के मामले पर आज हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी जो नाज़रीन ख़बर है कि साइफ़र केस में तो रिलीफ मिल गया इमरान ख़ान को, शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा के लिए एक बुरी खबर है। वो बुरी खबर क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो साइफ़र केस से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस की समाअत की। जो मरकज़ी प्रोसिक्यूशन टीम के जो लीडिंग लॉयर थे जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, वो आज पेश नहीं हुए और आज उन्हें 45 मिनट का वक्त अदालत ने कहा था कि आप आएँ, दलाइल दें, और फिर 1 घंटा सलमान सफदर साहब ने दलाइल देने थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन टीम के जो लीडिंग काउंसिल थे वो नहीं पहुँचे। कुछ देर के बाद जुल्फ़िकार नकवी साहब पहुँचे और जब सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो फिर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने अदालत में अपने दलाइल दिए। अब इस केस में नाज़रीन आप जानते हैं कि आज जब सलमान सफदर साहब रोस्टम पे मौजूद थे तो उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात अदालत के सामने रखे, ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से दलाइल में जो कमज़ोरियाँ थी उनकी निशानदेही की, बल्कि एक ब्लंडर्स की निशानदेही भी की। अब वो क्या सलमान सफदर साहब कह रहे थे, उस डिटेल से आपके साथ तमाम चीज़ें आपके सामने रखने से पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि जब ये साइफ़र का केस चल रहा था और साइफ़र केस में इमरान खान साहब की ज़मानत और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो उस पर नाज़रीन ये हुआ था कि जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब ने ये कहा था कि ये जो आप इंटरिम्स ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और जो ट्रायल कोर्ट में जो सुकम है, जो आर्टिकल 10 को फॉलो नहीं किया जा रहा, आप ये अपीलें इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे तो इसका इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। ये तो आपके हक़ में है, अगर ट्रायल में कुछ सुकम हो रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं, या आगे चल के अगर कन्विक्शन हो जाती है तो आपको आइंदा आगे जाके जो है इन चीज़ों का फ़ायदा पहुँचेगा। अगर नाजरीन हम इस ट्रायल की बात करें जो कि अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में हुआ, तो जब ये ट्रायल चल रहा था तो हम उस वक्त भी इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि ट्रायल में अगर तरीक़ाकार को फॉलो ना किया गया, प्रोसीजर को फॉलो ना किया गया और जो एक ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो ना किया गया, तो इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो हाई कोर्ट में जाके जो अपलांट होंगे इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उनका फ़ायदा पहुँचेगा। अब आप नाज़रीन खुद जानते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ये सज़ा हुई, और सज़ा से पहले जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने इस भोंडे अंदाज से इस केस का ट्रायल कंक्लूड किया कि आर्टिकल 10A के जो रिक्वायरमेंट थी उनको फॉलो नहीं किया गया, यानी रात गए तक जो है वो मुल्ज़मान के मुतलका जो गवाहान थे उनके बयानात कलमबंद हुए, और सुबह 8 बजे इमरान खान साहब का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद कोई दलाइल नहीं हुए और फिर 77 सफ़ात का फ़ैसला सामने आ जाता है। आज ना जब हाई कोर्ट में इन मुकदमात इस अपीलों पर समाअत हुई तो सलमान सफदर साहब ने एक एक करके ये तमाम लकुनाज, तमाम जो सुकम थे वो अदालत के सामने रखे। एक तो उन्होंने कहा कि देखें इस केस में जो सबसे बड़ा नाज़िम ब्लंडर था प्रोसिक्यूशन साइड का कि ट्रायल कोर्ट से सज़ा हो गई, कन्विक्शन हो गई,
तो उसके बाद ये अब हाई कोर्ट की सतह पे जो प्रोसिक्यूशन नई डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, नए डॉक्यूमेंट जमा कराना चाहते हैं, दस्तावेजात जिन्हें वो सबूत होने का दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन को की जो नीचे कामयाबी मिली है, जो कन्विक्शन हुई है मुल्ज़मान को, प्रोसिक्यूशन को उस पर यकीन नहीं है, प्रोसिक्यूशन उसका दिफा नहीं कर पा रहे कि अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाने की बात की जा रही है। अगर नाज़रीन साइफर केस की अगर हम बात करें, अगर आप मेरी मुझसे राय लेंगे तो नाज़रीन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस था। इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था कि पीटीआई की लीगल टीम के वकला, आपने उनके बयानात मीडिया पे सुने होंगे, वो खुद इस बात का एतराफ़ किया करते थे, वो खुद ये कहा करते थे कि एटलीस्ट अगर इमरान खान साहब से साइफर गुम भी हो गया है तो 2 साल से ज़्यादा इमरान खान की सज़ा नहीं हो सकती। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से तो उनके वकील कहते थे कि उनको तो सिरे से सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन इमरान खान की 2 साल की सज़ा जो है उनकी लीगल टीम एडमिट किया करती थी। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन जो कमज़ोरियाँ प्रोसिक्यूशन की साइड से आई कि आप हाई कोर्ट में आ गए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने की बात कर रहे हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो हेड थे सलमान सदर साहब, और अदालत में आज उन्होंने कहा कि अगर ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इस सतह पे लेके आ रहे हैं और फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ट्रायल जो है वो नीचे ठीक नहीं हुआ, इस मामले को नीचे रिमांड कर दें, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो खान साहब को सज़ा गलत हुई है तो आप उनको बरी कर दें। अब नाज़रीन साइफर को अगर हम देखें कि इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई, उस ऑडियो लीक में इमरान खान साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि साइफर से खेलना है। उसमें आज़म खान के साथ इमरान खान साहब महवे गुफ्तगू थे, उनको डायरेक्शन पास ऑन कर रहे थे, उनको बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अमेरिका का हमने नाम नहीं लेना। लेकिन फिर उस साइफर का जिस तरीके से खान साहब ने इस्तेमाल किया, वो जो कॉपी 27 मार्च 2022 के जलसे में लहराई गई, ये भी खान साहब का एडमिशन रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो साइफर की कॉपी थी। यानी अगर कोई कहते ना वो साइफर नहीं था, खान साहब का अपना स्टेटमेंट है कि वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। अब पैराफ्रेज कॉपी क्या होती है कि जो कोडेड साइफर आया था उसकी अनकोडेड डी कोडेड कॉपी थी। कोडेड क्या होता है? जो आपको समझ नहीं आएगी उस कॉपी का, जो ओरिजिनल साइफर वजारत खारजा में मौजूद है, आप उसको पढ़ें, मैं पढ़ूं या कोई भी शख्स उसको पढ़ेगा, उसको उस साइफर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो ख़ास लैंग्वेज में लिखा गया है, ख़ास ज़ुबान में लिखा गया है, कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है। उसको जब आप डी कोड करेंगे, उसको आप इंग्लिश में उतारेंगे, उर्दू में उतारेंगे, तब आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं और कोई और भी पढ़ सकता है कि इसमें लिखा क्या गया था। अब खान साहब ने साइफर का क्या इस्तेमाल किया? खान साहब ने साइफर का ये इस्तेमाल किया कि जो अदम एतमाद की तहरीक आई वो इस साइफर के नतीजे में आई। अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, अमेरिका ने अपना पैगाम डोनाल्ड लू के ज़रिए पाकिस्तान को पहुंचाया और यहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक के लिए अपोजिशन को इकट्ठा किया गया, अमेरिकी सफारत खाने ने पैसा दिया, यहाँ पे अरकान को ख़रीदा गया। तो इस तरीके से इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अदम एतमाद की तहरीक ला के अपनी हुकूमत बना ली, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना लिया। तो ये साइफर को इमरान खान साहब ने ट्विस्ट दिया। अब खान साहब ये जो ट्विस्ट देते रहे उससे खुद ही खान साहब डी ट्रैक कर गए, खान साहब यू टर्न ले गए। अभी आप खान साहब के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स इंटरनेशनल जो मैगज़ीन में जो जरीदों में शाया हुए हैं, खान साहब ने साइफर वाले मामले से ख़ुद को यू टर्न लेते हुए या बैक ट्रैक करते हुए तमाम जो मलबा है उनकी हुकूमत के ख़ात्मे का वो जनरल बाजवा पे डाल दिया है। तो खान साहब खुद भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइफर को इस्तेमाल करने का इतराफ़ कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन की गलतियाँ हैं, ये नाज़रीन ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जल्दबाजी में केस को चलाना, बयानात को कलम बंद करना, सेक्शन 342 का इधर बयान रिकॉर्ड हुआ और थोड़ी देर के बाद फैसला सुना दिया गया और फिर थोड़ी देर के बाद 77 सफ़ात का तहरीरी फैसला भी सामने आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जब हाई कोर्ट में आकर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो फिर उस पर भी सवालात जन्म लेते हैं कि आपका नीचे वाला जो फैसला है उसका आप दिफा नहीं कर रहे, आप उसके दिफा के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि नीचे ट्रायल ठीक नहीं हुआ, रिमांड कर दें। तो ये नाज़रीन केस जब चल रहा था तो लग ये रहा था कि ये फैसला टाई करेगा, मोस्ट अपने जैसे गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जैसे आमिर फ़ारूक साहब के फैसले में इत्तफाक नहीं होगा और गालिबन एक जज साहब कहेंगे कि रिमांड कर दें, एक इमरान खान साहब को बरी कर देंगे। लेकिन आज जो सलमान सफदर साहब ने हिट किया प्रोसिक्यूशन के दलाइल को कि ये तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये तो अपने फैसले का दिफा नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं रिमांड कर दिया जाए, तो ये तो केस ऑफ नो एविडेंस है, तो इमरान खान साहब को रिहा कर दें, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इस किस्म के फ्लॉज होंगे, सुकम होंगे, झोल होगा केस में, प्रोसिक्यूशन में, तो अल्टीमेटली जज साहबान को क्या किसी ने मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है, अदालतें ऐसे केसेस में फिर बरियत की तरफ ही जाती हैं और वो बरियत का फैसला ही सामने आया, ये कोई डील या ढील का नतीजा नहीं है। अब आ जाते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। अब इस पर
ये फ़ैसला होना है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, एफआईए की तरफ से, कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करना। लेकिन आज आपको बता दें कि ये आप एक तरीके से इसको तो इस तरीके से ले सकते हैं कि हतमी फ़ैसला नहीं, ये अभी हतमी फ़ैसला नहीं। लेकिन आज फौजदारी केसेस में जब किसी केस में जो है वो इक्विटल हो जाता है, मुल्ज़मान की बरीत हो जाती है और आप एपलेट फोरम पे जाते हैं, तो एपलेट फोरम पे बहुत कम चांस होता है, रेयर चांस होता है कि वो जो बरीत का फ़ैसला है वो टर्न डाउन हो जाए और जो कन्विक्शन है वो रिवर्स हो जाए। बहुत कम होता है, क्योंकि ये और फिर ये भी जिस तरीके से होता है ना कि आप अपील लेके गए और अपील पर पहली समाअत में हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड हो जाए, तो नाज़रीन ऐसा भी नहीं होता, तो बड़ा रेयर चांस होता है। तो अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्या हिकमत अमली बनाती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अपने पाँव पे इतनी कुल्हाड़ियाँ मार रखी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस में जो है वो रिलीफ मिलता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जो बाबर सत्तार साहब के लेटर के ऊपर आज कंटेम्प्ट केस की कार्रवाई है, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है। उसमें नाज़रीन जो एफआईए की रिपोर्ट थी, उसमें एफआईए की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ चीज़ों की जो अदालत की जानिब से जिम्मेदारी सौंपी गई कि बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कैंपेन किसने चलाई और वो कौन से सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे जो ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, इब्तिदा कहाँ से हुई, कितनी ट्वीट्स हुई, रीट्वीट्स किसने किए, रीपोस्ट किसने किए, तो ये तमाम डिटेल मांगी गई थी। तो एफआई ने कहा कि कुछ चीज़ों की निशानदेही कर ली गई है, कुछ चीज़ों पर अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमने जिन लोगों ने ये सारी मुहिम चलाई उनका पता चलाएं, उनका तयन करें और एफआई अपनी तहकीकात को मुकम्मल करें। जैसे सरदार इसाक खान साहब ने कहा कि क्या ये इत्तफाक था कि एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ प्रोपोगंडा कैंपेन जो है वो जज साहब के खिलाफ चलाई गई। एफआई ने कहा कि 61 अकाउंट्स की हमने निशानदेही कर ली है। अच्छा नाज़रीन, जो वज़ारत दिफा की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने अदम इत्मीनान का इजहार किया और अदालत ने कहा कि आईएसआई के मुकाबले में जो एफआईए की रिपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। एफआईए ने ज़्यादा काम किया है, एफआईए पे बर्डन भी है, बहुत सारे केसेस भी हैं, बहुत सारी इंक्वायरियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एफआईए की रिपोर्ट है वो हसास एजेंसी की रिपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। अदालत ने कहा कि अगर मुल्क दुश्मन अनासर रियासत के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाएं तो क्या एजेंसी उन मुल्क दुश्मन अनासर की निशानदेही नहीं कर सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 5G वारफेयर के मुकाबले 5th जनरेशन वारफेयर का मुकाबला करने की क्या सलाहियत नहीं है, डाटा को चेक करने का कौन मजाज है। और फिर जज साहब ने पूछा कि खुफिया मालूमात क्या कोई हासिल कर सकता है। और फिर इमिग्रेशन वालों से भी पूछा गया कि जो जज साहब के ट्रैवल हिस्ट्री की मालूमात सामने आई वो किस तरीके से निकली, जज की फैमिली का डाटा तक रसाई किसने हासिल की, क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद है कि किसने जज साहब के डाटा को कितनी मरतबा टच किया, कितनी मरतबा चेक किया। तो इस पर इमिग्रेशन हुकाम से, डीजी इमिग्रेशन से आइंदा समात पर जो है वो तफसीली रिपोर्ट जो है वो 3 हफ्तों में, तारीख नहीं दी गई कि आइंदा की समात क्या होगी, 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसके अलावा नाज़रीन जो इद्दत निकाह केस में जो खबर मानिका ने आखिरी समात पे एतराज़ उठाया जज साहब पे, शाहरुख अंजुमन साहब पे, और फिर शाहरुख अंजुमन साहब ने उस केस से ख़ुद को अलग कर लिया और नए अदालत के सामने, नए जज साहब के सामने उस केस को ट्रांसफ़र करने का जो लेटर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया था। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें यह हुआ है कि जज साहब की जो केस से अलग होने की दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो इद्दत निकाह का केस है, इमरान खान और बुशरा बीबी साहब की जो अपीलें हैं उसे जज मोहम्मद अफजल मजूका साहब के सामने जो है वो लगाने के डायरेक्शन अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दी गई हैं कि जज मोहम्मद अफजल मजूका साहब इस केस की अब नए सिरे से समाअत करेंगे। शाहरुख अंजुमन साहब से ये केस ले लिया गया है, तो आज जज मोहम्मद अफजल मजूका साहब ने इस केस की समाअत की है और समाअत करने के बाद आज ही जज साहब ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलें हैं उस पर नाज़रीन जो खबर मानिका हैं उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो 25 जून तक जो है वो तलब कर लिया गया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जैसे तारिक महमूद जंगरी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें NA 46, NA 47 और 48 जो कि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा उम्मीदवार शोएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं और आमिर मुग़ल साहब हैं, जिनका ये दावा है कि हम जीते हैं लेकिन हमें फॉर्म 47 के ज़रिए हरा दिया गया, फॉर्म 45 में हम जीते हैं। तो इसमें जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं नाज़रीन तारिक फजल चौधरी, अंजम वकील खान और राजा खुरम नवाज़, उनकी तरफ से आज इलेक्शन कमीशन में नाज़रीन 3 अलग अलग जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब वाला उस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि ये
जो ट्रिब्यूनल जिस तरीके से इस इंतखाबी धांधली दरख्वास्तों पर, अपीलों पर जो कार्रवाई कर रहा है वो तासुब पे मबनी है। समाज जो है वो जज साहब की तरफ से मुतसबाना जो है वो की जा रही है। और इसमें ये कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल है तारिक महबूब जहांगीरी साहब वाला, उसको चेंज किया जाए और नए ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया जाए। और जब तक ये फ़ैसला हमारी दरख्वास्तों पे नहीं होता, उस पे इन तीनों दरख्वास्त गुजार ने, तारिक फजल चौधरी ने, अंजुम अकील ख़ान ने और राजा खुर्रम नवाज़ ने कहा है कि जो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई चल रही है उस पर हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया जाए। तो नाज़रीन, ये भी सब्सिक्वेंट जो है वो साथ डेवलपमेंट हुई है कि नून लीग के 3 MNAs ने, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील ख़ान और राजा खुर्रम नवाज़ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। और आपको पता है कि चंद रोज़ पहले एक ऑर्डिनेंस भी हुकूमत की जानिब से जो है वो जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, हाजिर सर्विस जजेस के साथ साथ जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये 3 दरख्वास्तें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ आई हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है। इम्कान तो ये है कि इलेक्शन कमीशन इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। मुतलका जो फ़रीक़ैन हैं, जो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, शोएब शाहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं, उनको नोटिस जारी करके फिर इस सारे मामले का जो है फ़ैसला किया जाएगा। और ये भी इम्कान है कि हो सकता है कि कल इलेक्शन कमीशन इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत भी करे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।